नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज तक पर आप ये अनोखी क्लास देख रहे हैं। दरअसल आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि बजट से पहले आपके सामने इस तरह की कोई पेशकश आई हो। यहां पर मेरे सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल और सईद अंसारी हैं और मैनेजमेंट के कुछ स्टूडेंट्स हैं यहां पर, और हम सब ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि दरअसल जब बजट आता है तो उसके पीछे तैयारियां क्या होती हैं, सरकार की कमाई कहां से होती है, सरकार का खर्च कहां पर होता है। दरअसल बजट से पहले हम सब सोचते हैं कि चीजों की कीमतें क्या होने वाली हैं, उससे हमारा मन भर जाएगा, इनकम टैक्स का क्या होने वाला है, या फिर जो जिस तबके से ताल्लुक रखता है उसे लगता है उसके बारे में जान लें। लेकिन इनका सीधा सीधा लेना देना होता है हमारी अर्थव्यवस्था की तबीयत से और बहुत सारी ऐसी चीजों से जो इस क्लास में हम समझने वाले हैं। टीवी इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि खुद वो शख्स हमें समझाने आए जो कि इस सब के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। हमारे साथ वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा यहां पर आकर हमारी क्लास लेंगे। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम लोग बजट समझेंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत हेवी तो नहीं होने वाला है हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, और बहुत सरल तरीके से हमारी कोशिश होगी आप लोगों को समझाने के लिए कि किस प्रकार से सरकार चलती है, सरकार की कमाई कहाँ से और सरकार के खर्चे क्या हैं। तो आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, परंतु हम लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार जो है, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके कार्य क्षेत्र क्या हैं। जब हम वो कार्य क्षेत्र समझ लें और फिर हम समझें कि सरकार की कमाई कहाँ से आ रही है, खर्चे कितने हैं, तब हम लोग समझ पाएंगे कि बजट को किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो पहले ज़रा हम लोग ये समझें कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जिसकी बजट हम लोग बनाते हैं, और राज्य सरकार, इनके कार्य क्षेत्र क्या हैं। तो देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार के जो काम हैं वो केंद्र के ही काम होते हैं, यानी कि सेना का काम, या जो वित्तीय परिस्थितियां हैं, जो बैंक्स हैं, रेलवेज़ है, जो राष्ट्रमार्ग, नेशनल हाईवेज़ हैं, ये सब जो काम हैं ये केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकार के काम है कृषि जो क्षेत्र है उसको संभालें, स्वास्थ्य, घर और रियल एस्टेट का जो काम है उसको संभालें, सड़कें जो राज्य सरकार बनाती हैं, और जो पुलिस और विधि व्यवस्था जो होती है ये राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आती हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के भी हैं और राज्य सरकार के भी हैं, और वो काम हैं जैसे बिजली और शिक्षा जो है, इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका है और साथ साथ राज्य सरकार की भी भूमिका है। सर ये तो ठीक है, बहुत सारे काम हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही हमें लगता है कि अरबों खरबों रुपए का आपका बजट होता है, खर्च करती है सरकार। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, पैसा आप जुटाते कहाँ से हैं, पैसा सरकार के पास आता कहाँ से, किसका क्या काम है वहाँ? देखिए, ऐसा है कि जो केंद्र सरकार है वो जो इनकम टैक्स है, जो कॉरपोरेट्स यानी कंपनी पे जो टैक्स होता है, जो सर्विस टैक्स होता है, फैक्ट्रीज पे जो एक्साइज टैक्स लगता है, ये सब जो टैक्सेस हैं ये केंद्र सरकार लागू करती है और केंद्र सरकार इनको एकत्रित करती है। जो राज्य सरकार हैं वो भी कुछ कुछ अपने टैक्सेस वो लोग लागू कर सकते हैं, जैसे कि वैट हो वो राज्य सरकार करती है, ऑक्ट्रॉय, स्टैम्प ड्यूटी, ये राज्य सरकार की कमाई है। तो हमारे संविधान के अनुसार जो हमारा सरकारी ढांचा है, इस सरकारी ढांचे में कार्य क्षेत्र भी अलग हैं केंद्र और राज्य सरकार के, और कमाई के साधन भी अलग हैं। तो ये सब मैंने जैसे बताया, ये केंद्र सरकार कमाई करती है और ये राज्य सरकार कमाई करती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, और महत्वपूर्ण बात ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को बहुत कुछ पैसे जाते हैं। पहले क्या था कि जो केंद्र सरकार के जो टैक्स रेवेन्यूज जो आते थे वो पहले 32% उनके जाते थे राज्य सरकारों को, पर हमारे संविधान में एक फाइनेंस कमीशन का एक प्रावधान है, और हर 5 साल फाइनेंस कमीशन जो है वो तय करता है कि केंद्र सरकार की जो कमाई है उसमें से कितना बड़ा भाग जो है उसका वो राज्य सरकार को जाएगा। पिछले साल ये फाइनेंस कमीशन ने अनुशंसा की और हम लोगों ने उसका पूरा पालन किया है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिकमेंडेशन होता है कि आप 32% नहीं, आप 42%, यानी जो 32% था वो अब 42% हम लोगों ने कर लिया है। यानी केंद्र सरकार की जो कमाई है
42% उस कमाई को हम लोग राज्य सरकारों को भेजते हैं और उस कमाई से राज्य सरकार ये सब काम करते हैं जो उनको करना होता है, जो उनके कार्य क्षेत्र में है। तो ये आप लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र टैक्स तो लेती है पर उसके काफ़ी टैक्स, चाहे वो डेवोल्यूशन से जिसको कहते हैं जिसमें से 42% हो गया, या जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं उसके तहत ये पैसे जो हैं ये राज्य सरकार को जाते हैं और फिर राज्य सरकार इनको लागू करती है। लेकिन क्या इसका कोई सीधा लेना देना केंद्र के खजाने से होगा कि आप ज्यादा लूज कर रहे हैं आपको, या फिर बस उसका चैनल बदल रहा है? नहीं, इसमें केंद्र सरकार के खजाने से पैसे जो हैं वो राज्य सरकार के पास चले जाते हैं। तो जो पहले केंद्र सरकार कर सकती थी वो अब नहीं कर सकती है, वो अब राज्य सरकार को करना है। कुल मिलाकर अगर नागरिक के दृष्टिकोण से देखें तो काम तो चलेगा ही। जो स्वास्थ्य का जो काम हो रहा था, शिक्षा का काम हो रहा था, वो तो काम चलेगा ही, उसके लिए पूंजी ज़रूर दी जाएगी, परंतु वो पूंजी जो है अब जा रही है राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से नहीं। ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन पिछले साल आया है जब हम लोग 32% को छोड़कर 42% पे हम लोग गए हैं। जी सर, हिंदुस्तान में टैक्स कम है या ज़्यादा बाकी देशों के कंपेयर में? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पर इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सरकार की वित्तीय परिस्थिति क्या है, फिर हम टैक्स पे जाएंगे। पर पहले हमें समझना चाहिए, अगर सरकार जो केंद्र सरकार है वो इतना टैक्स लागू कर रही है और अगर राज्य सरकार इतना इतना टैक्स लागू कर रहे हैं, तो ये कमाई और ये खर्चे का हिसाब क्या है? आपको मालूम है कि जब आप अपना घर चलाते हैं या अपनी कंपनी चलाते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि आपकी कमाई कितनी और आपके खर्चे कितने, और अगर खर्चे कम हैं तो आपको ऋण या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर आपको वो खर्चे करने हैं। वो मैं आपको हिसाब केंद्र सरकार के बारे में भी समझाता हूं। देखिए, आज के समय अगर हम देखें कि केंद्र सरकार की जो खर्चे हैं, जो उनका हम लोगों को खर्चा करना पड़ता है वो कितना है, तो करीब 18 लाख करोड़ केंद्र सरकार के खर्चे हैं। मैंने आपको समझाया कि केंद्र सरकार की कार्य क्षेत्र क्या है, क्या क्या उनको काम करने हैं, जैसे सेना को देखना है, वित्तीय जो बैंकिंग सिस्टम है उसको देखना है। ये सब करने के लिए सरकार के खर्चे कुल मिलाकर करीब लगभग 18 लाख करोड़ हैं। 18 लाख करोड़। मैंने आप लोगों को टैक्सेस के बारे में भी बताया। मैंने कहा कि केंद्र सरकार जो है उसकी कमाई कहाँ कहाँ से होती है, इनकम टैक्स से होती है, सर्विस टैक्स से होती है, एक्साइज से होती है। वो सब अगर हम लोग कुल मिलाकर देखें तो हमारी कमाई कितनी है? कमाई हमारी करीब 12 लाख करोड़ है। यानी हर साल केंद्र सरकार 5.6 लाख करोड़ के घाटे पे चलती है। तो केंद्र सरकार हर साल घाटे में चल रही है। यानी कि वो आपको याद होगा कि एक पिक्चर जो आई थी उसमें एक गाना था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो हमारी भी यही थोड़ी बहुत हालत है, आमदनी अठन्नी पर खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। खर्चा 18 लाख करोड़, कमाई 12 लाख करोड़, यानी हर साल हम लोग 5.5 लाख करोड़ के आसपास हम लोग घाटे में चलते हैं। आप ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अगर हम घाटे में चल रहे हैं तो ये कहाँ से हम लोगों को पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि खर्चा तो हो रहा है हर साल, तो ये कहाँ से पैसे मिल रहे हैं? देखिए, पैसे जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग बाजार से उठाते हैं। हम लोग बाजार से इसको बोरो करते हैं, ऋण के तौर पे लेते हैं, और ऋण के तौर पे लेकर हम लोग अपने खर्चे चलाते हैं। तो हर साल सरकार घाटे में चलती है, सिर्फ हम लोग ऋण के आधार पे सरकार को चला पाते हैं। हर दुनिया में हर सरकार इस तरीके से चलती है, पर जितना हमारा घाटा है वो और अगर हम लोग देशों से देखें उससे ज़्यादा है। इसलिए हम लोगों को बहुत समझदारी से, बहुत बुद्धि से, बहुत विवेक से अपने खर्चे हम लोगों को चलाने हैं और अपनी कमाई करनी है, जिसमें कि ये जो घाटा है ये घाटा थोड़ा कम हो। और ये भी आप लोग ज़रा समझ लीजिए कि अगर हम लोग ऋण ले रहे हैं तो इस ऋण को भुगताएगा कौन? इस पे ब्याज कौन देगा आगे के समय? ये देने वाले हमारे बच्चे होंगे। तो अगर आज हम लोग खर्चा कर रहे हैं, अगर आज हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग अपने बच्चों से लेकर खा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को आज के समय अगर खर्चे करने हैं, बहुत सोच समझ के खर्चे करने चाहिए, क्योंकि ये हम लोग एकदम जो है ऋण के तौर पे अपने बच्चों से ले रहे हैं और तब खर्चे कर रहे हैं। आपकी दुकान, आपका बिजनेस,
आपका घर ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो आपको भी वहां थोड़ी बुद्धि दिखानी होगी, हमें भी यहां बुद्धि दिखानी होगी। ये सरकार की स्थिति है। एक और आंकड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं जो काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, वो ये है कि अगर इस किस्म की हम लोगों की घाटे में चलती सरकार है तो हम लोगों का ऋण कितना हो गया है, ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज के समय केंद्र सरकार का जो ऋण है वो करीब 70 लाख करोड़ है। यानी हम लोग सब लोग नागरिक मिलजुल कर हम लोग 70 लाख करोड़ का ऋण हमें भुगताना पड़ेगा। और अगर हम 70 लाख करोड़ का ऋण भुगता रहे हैं तो हमें हर साल ब्याज में करीब 4.6 लाख करोड़ हमें ब्याज में देना पड़ता है। तो जितना हम लोग टैक्स में ले रहे हैं उसमें से 40% तो हम लोगों को ब्याज में देना पड़ता है। ये हमारी वित्तीय परिस्थितियां हैं। तो ये कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम लोगों का टैक्स का क्या मामला है। टैक्स के जो हमारे रेट्स हैं, ये अगर हम लोग दुनिया भर में देखें तो हम लोगों का टैक्स आ रहा है, ये टैक्स काफ़ी है, कम है, किस तरीके से हम इस बात को समझें। मैं इसमें आपको 2-3 आंकड़े बताना चाहता हूँ, तर्क और तत्वों के आधार पर मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर हम अपने टैक्स को देखें तो हमारी टैक्स की क्या स्थिति है। देखिए, ऐसा है कि पहले हमें समझना चाहिए कि हम टैक्स कितना ले रहे हैं, कितना हमको टैक्स मिल रहा है। और इसमें अगर हम और देश जो हैं उनके साथ तुलना करें, यानी जिसको कहते हैं ना टैक्स टू जीडीपी रेशियो। जीडीपी आप लोग समझते हैं जी? हाँ, मतलब जीडीपी ये मामला है कि देश में आर्थिक उत्पादन कितना हो रहा है, कितना आर्थिक उत्पादन हो रहा है। इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसी चल रही है। तो अगर हम देखें कि हम कितना टैक्स ले रहे हैं तो, और इसका अगर हम लोग मुकाबला करें और सब देशों से, तो ये आंकड़े नजर आएंगे आपको। जो हमारा देश है उसको हम लोग जरा देखते हैं। जो हमारा अनुपात है, टैक्स टू जीडीपी का जो अनुपात है वो करीब 16-17% है। तो यानी अगर हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलाकर देखें तो हमारी जो टैक्स की जो कमाई है वो करीब 16-17% है। ये भारत है। और सब देशों को अगर हम लोग देखें, और सब देश जो हैं, खासकर जो बड़े बड़े इकोनॉमीज हैं, जो विकसित देश हैं, उनका टैक्स टू जीडीपी अनुपात जो है हमसे बहुत ज्यादा है। और अगर हम एवरेज देखें, एवरेज यानी चीन, यूएस, यूके, ये सब जो बड़े बड़े जो देश हैं, अगर हम देखें कि उनका क्या अनुपात है तो उनका टैक्स टू जीडीपी जो है वो करीब 29% है। और हमारा, जैसे मैंने आपको दिखाया, 16-17% है। यानी हम लोग जितना टैक्स हम लोगों को मिलना चाहिए आज के समय, उतना टैक्स हम लोगों को नहीं मिल रहा है। सर, टैक्स नहीं मिल रहा है इसका मतलब हमारी इनकम कम हो रही है। तो वो लोग जो एक बड़ा तबका है जो टैक्स देता ही नहीं है, तो क्या आपके पास कोई ऐसे प्रोविजंस भी हैं कि उनको शामिल किया जाए और ज़्यादा पैसा या इनकम सरकार जुटाए? नहीं, बिल्कुल, हम लोग इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको पहले एक और आंकड़ा दिखाना चाहता हूं कि अगर हम अपने टैक्स के दर देखें, यानी रेट्स देखें, हमारे टैक्स के रेट्स कैसे हैं, तो अगर हम रेट्स देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश के जो रेट्स हैं, अगर हम देखें कि लोएस्ट हमारा टैक्स रेट क्या है, वो 0% है। और देश में लोएस्ट टैक्स रेट 5% है, 0% है। हम लोगों का टॉप टैक्स रेट जो है करीब 35% है। और देशों में अगर टॉप टैक्स रेट को देखिए, आप चाइना में देखिए 45% है, अमेरिका में देखिए तो 55% से ज़्यादा है, यूके में देखें वहाँ 45% है। कंपनी टैक्स देखें तो हमारा 30 है, और देशों में कुछ 25 है, कुछ 20 है। वीएटी, जीएसटी वगैरह देखें, यहाँ भी आपको नज़र आएगा कि हमारे टैक्स रेट्स जो हैं वो काफ़ी मॉडरेट हैं, यानी ज़्यादा नहीं है। तो हमारे टैक्स रेट जो हैं वो ज़्यादा, मतलब अगर हम और देशों के साथ तुलना करें, ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट हैं, रीजनेबल हैं, और जितना होना चाहिए उतना ही है। अब हमें देखना चाहिए कि अगर हमारा टैक्स रेट सही है, अगर हमारा टैक्स रेट सही है तो हमारा टैक्स बेस सही है कि नहीं, जितने लोग जो टैक्स देना जिनको उनको चाहिए वो टैक्स दे रहे हैं कि नहीं टैक्स दे रहे हैं। पहले तो हमें देखना चाहिए कि टैक्स कवरेज कितना है। टैक्स कवरेज ऐसा है कि आज के समय देश में करीब 24 करोड़ परिवार हैं, 24 करोड़ परिवार। उस 24 करोड़ परिवार में से कुल मिलाकर करीब 4 करोड़ परिवार जो हैं वो टैक्स भर रहे हैं। तो टैक्स तो वो लोग भर रहे हैं, ये आंकड़े आप देख सकते हैं, और कि करीब 4 करोड़ जो हैं परिवार जो टैक्स दे रहे हैं।
पर जब हम देखते हैं कि कितने लोग कितना टैक्स देते हैं तो ये नज़र आता है कि आज के समय देश में सिर्फ 83,000 ऐसे परिवार हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा उनकी आमदनी है। देश में बहुत सारे अमीर लोग हैं, तो ये जो है आंकड़ा, इस पे हम लोगों को चिंता करना चाहिए, क्योंकि लगता है कि जितने लोगों को टैक्स देना चाहिए, रेट हमारे रीजनेबल है। मैंने कहा, आपको समझाया, हमारे रेट बिल्कुल रीजनेबल है, परंतु जितना हम लोगों को टैक्स मिलना चाहिए अपने 4 करोड़ लोगों से जो टैक्स भर रहे हैं, शायद लगता है उतना नहीं मिल रहा है, और इस कारण जो हम लोगों को टैक्स से कमाई होनी चाहिए वो थोड़ा कम नजर आ रही तो है। यानी हमारी जितनी भी दिक्कतें हैं उसके लिए जो लोग इवेड कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जी, हम लोगों को तो यही लगता है सरकार में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको और टैक्स देना चाहिए, परंतु वो टैक्स कम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता नहीं है कि अगर ज़्यादा हम लोगों को टैक्स बढ़ाना है तो वो लोगों को टैक्स नेट में लाकर है। अगर हम लोगों को ध्यान देना है, चिंता करना है, वो इस पे है कि जो लोग टैक्स नेट पे हैं वो अपना पूरा टैक्स दे रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना है कि पूरा टैक्स दिया जा रहा है, और उस पर अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो नज़र आता है कि सिर्फ 83,000 लोग हैं जो 1 करोड़ कह रहे हैं कि उनकी इनकम है। देश में बहुत सारे लोग हैं, बड़े सारे अमीर लोग भी हैं, आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, पर लगता नहीं है कि जितना उनको टैक्स देना चाहिए वो पूरा टैक्स दिया जा रहा है। काले धन पे सर बहुत बात हो रही है, सरकार क्या कर रही है काले धन पे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, अगर हम लोगों को और टैक्स चाहिए, अगर हम लोग टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों को काले धन पे दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया कि हमारे टैक्स रेट रीजनेबल हैं, टैक्स नेट में करीब करीब अच्छी तरीके से लोग आ रहे हैं, पर हम लोगों को लग रहा है कि काला धन थोड़ा ज़्यादा है। जो लोगों को टैक्स देना चाहिए वो टैक्स वो लोग दे नहीं रहे हैं। इसलिए हमारी जो कोशिश है वो ये है कि काला धन पे हम लोग बहुत दबाव बनाएं, जिसमें कि जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं उनको टैक्स भरना पड़े। इसके लिए भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। पहली बात तो ये है कि विदेश में जो काला धन था, उस पर हम लोगों ने लगाम लगा दी है, और हम लोगों ने एक कानून पारित किया है जिस कानून के तहत अगर आप विदेश में काला धन रख रहे हैं तब आपको जेल जाना पड़ेगा। और हम लोगों ने जब ये उसके लिए कंप्लायंस विंडो हम लोगों ने खोला था, तब करीब 4,000 करोड़ हम लोगों को मिले, क्योंकि लोग देश के बाहर काला धन रखे हुए थे। तो एक हम लोगों ने विदेश में जो काला धन है उस पर हम लोगों ने दबाव बनाया है। हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो कैश का प्रयोग होता है, बहुत सारे लोग जाकर चाहे जेवर हो या रियल एस्टेट हो, वहाँ वो लोग कैश का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने इस पर भी लगाम लगा दी है। हम लोगों ने कहा है कि जहाँ भी कैश का प्रयोग हो रहा है आपको पैन कार्ड दिखाना होगा या कैश का प्रयोग नहीं कर सकते। इस तरीके से जो लोग कैश का प्रयोग करके टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन करते हैं, हम लोग उन पे भी लगाम लगा रहे हैं, और उनको भी हम लोग ये दबाव बना कर बता रहे हैं कि अब आपको भी टैक्स ज़रूर देना चाहिए। साथ साथ हम लोग बहुत कुछ और सर्वेलेंस कर रहे हैं, और हम लोग कई सारे ऐसे स्कीम लाए हैं जिससे कि जो लोग टैक्स एवेजन करते हैं और कैश का प्रयोग करते हैं उस पर भी हम लोग दबाव बनाएं, और दबाव बनाकर काले धन का जो प्रयोग होता है इस देश में उस पर रुकावट हम लोग लाएं। तो ये हम लोग कर रहे हैं काले धन के लिए। सर, हम लोग ओवरऑल टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स, एक दफ़ा ये भी बात चली थी कि हो सकता है अबॉलिश ही कर दिया जाए इनकम टैक्स को। ये कभी मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में? नहीं, देखिए, दुनिया भर में अगर हम लोग देखें तो सब जगह इनकम टैक्स है, कंपनीज पे टैक्स है, सर्विस टैक्स है। ये सब एक ग्लोबल एक स्टैंडर्ड बन गया है, और अगर हम लोगों को दुनिया में सबके साथ काम करना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, तो हम लोगों को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के आधार पे करना पड़ेगा। साथ साथ जो आज के समय हम लोगों की प्रणाली बनी हुई है, जो हमारे सिस्टम्स बने हुए हैं, वो सब तैयार हो गए हैं इस तरीके से टैक्स हम लोगों को कलेक्ट करने के लिए। तो अगर हम लोग ये सब लेकर चलें तो मुझे लगता है कि ये उचित होगा, अनुकूल होगा। लेकिन इनकम टैक्स इतने पे हम संतुष्ट रहें, हम उम्मीद ना करें कि जीरो हो जाएगा और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर आप लगा देंगे सिर्फ टैक्स। नहीं, वो मैं नहीं कहूँगा कि अनुकूल है। पूरे, जैसे मैंने कहा, दुनिया में जिस प्रकार से हम लोग टैक्सेस का कलेक्शन करते हैं उसी प्रकार से सभी लोग करते हैं, और उसको बदल देना, क्योंकि कंपनीज जो हैं आज के समय पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, तो अगर एक जगह हम लोग हिंदुस्तान में उल्टी गंगा बहा दें तो सिरे से खारिज करते हैं। जो इनकम टैक्स देते हैं उनको खुशी आप नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, उम्मीद भी नहीं, संभावना भी नहीं है सर। नहीं, देखिए, हमने आपको बताया, बिल्कुल स्पष्ट आपको दुनिया में और सब टैक्स रेट्स के मुकाबले में दिखा दिया है
कि हमारे जो रेट्स हैं बिल्कुल रीजनेबल हैं, मॉडरेट हैं, और अगर आप अमेरिका जाएं तब आपको 55% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, आप इंग्लैंड जाएं तो आपको 45% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो जो हमारे रेट्स हैं हिंदुस्तान में बिल्कुल रीजनेबल हैं। थैंक यू सर, मुझे लगता है सबको अच्छे से समझ में आई है ये चीज़ें, लेकिन अब आपकी अगली क्लास का अब हमें इंतजार होगा। थैंक यू सो मच सर। हिट एंड रन मामले में सलमान खान को थोड़ी और राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।